हे कैसे हो आप सभी। तो आप जैसा आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 में बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपका ऐड हो चुका है। जनरल अवेयरनेस के आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी जानते हैं एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। अब बहुत सारे मैंने वीडियो देखे जिसमें कुछ लोग एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन करवा रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए। तो यदि आप उनके उन क्वेश्चन को देखोगे और इससे पहले जब वो टायर 1 के लिए आपको जीएस के क्वेश्चन करवाते थे तो उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा, कोई ज़्यादा लेवल का फ़र्क उन क्वेश्चन को देखने में पढ़ने में नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये घिसे पिटे क्वेश्चन हैं वही पुराने जो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए, यदि एसएससी ने इतना बड़ा बदलाव टायर 2 में किया है और ये भी कह दिया है कि फाइनल मेरिट आपके टायर 2 के जो मार्क्स के बेस पर ही जो है निकाली जाएगी, तो अब आप खुद सोचिए तो कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो जीएस के क्वेश्चन आपके टायर 1 में लेवल में पूछे जाते हैं, हो सकता है उस लेवल के क्वेश्चन हो लेकिन उस स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो मुझे जो लगता है, जो जैसे स्टेट पीसीएस पैटर्न फॉलो करता है, अपना स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं, 1, 2 या 3 क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट दी जाती हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत आपको चुनाव करना होता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एसएससी अपने जो है जीएस के क्वेश्चन में, अपने जीएस के सेक्शन में जीएस क्वेश्चन का लेवल इस तरह से उठाएगा, ना कि एक सीधा आपको स्टैटिक क्वेश्चन दे दिया कि गंगा कहाँ से निकलती है, ये 4 ऑप्शन है, बताइए, टिक करिए और 3 नंबर लीजिए। तो यदि इस तरीके से होता है तो आप देखिए कंपटीशन फिर कितना हाई होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर तो बहुत आसान होगा इसी हिसाब से। तो मुझे जो लगता है कि लेवल क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। जिस हिसाब से अभी तक हम करते आ रहे थे जीएस, हो सकता है कि क्वेश्चन आपके वही रहे लेकिन वो स्टेटमेंट के रूप में आपको दे देगा। एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 स्टेटमेंट आपको मिल सकती हैं, सही और गलत हमसे वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से ही मैंने अब आप जितने भी क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन करे हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप जो ये लेवल होगा क्वेश्चंस का ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। और जो स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर आप हिंदी में जो है क्वेश्चन नहीं लिखते हो, तो उनके लिए मैं बता दूं ये जो पूरा सेशन रहेगा इसमें बायलिंगुअल क्वेश्चन होंगे आपके, यानी कि क्वेश्चन आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि थोड़ा जो जीएस का सेक्शन होगा उसका लेवल उठेगा एसएससी सीजीएल टायर 2 में, उस हिसाब से हम इन जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। सबसे पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2 दी गई है और आपको मिलान करना है। तो जो लेफ्ट में सूची लिखी है यहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट एक्सकवेट करी गई हैं हिस्टोरियंस के द्वारा, और राइट साइड में उनसे संबंधित आपको राज्य दिए गए हैं। तो आपको सही मिलान करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ना अब खुद एक बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए आप मांडा की बात हो रही है, मंडा बोलिए, मांडा बोलिए। आप जानते हैं जो नदर नॉर्थ मोस्ट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, कि नॉर्थ में कहाँ तक फैली हुई थी, तो ये पॉइंट माना जाता है मंडा, जो कि आपका चेनाब रिवर के किनारे पर है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ए का आपका मिलान हो जाएगा ऑप्शन 1, ए का हो जाएगा 1 जम्मू एंड कश्मीर। सुक्ता गैंडोर ये पड़ता है आपका पाकिस्तान का जो प्रांत है बलूचिस्तान, आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है। तो बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तीसरा है आपका दैमाबाद। देखिए आपने पढ़ा होगा जो साउथ में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडस सभ्यता कहाँ तक फैली थी, तो इसका विस्तार साउथ में हमें दैमाबाद, जिसको हम जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। अलामगीरपुर, जब ईस्ट की बारी आती है कि पूर्व में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली थी, तो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट आता है वो निकल के आता है अलामगीरपुर। अलामगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो एक तरीके से देखा जाए तो सभी ऑप्शन क्या हो रखे हैं, सही से मिलान हो रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी, ऑल आर ट्रू, सब क्या है, सच है। यहाँ देख लीजिए ये एरिया आपकी नॉर्थ मोस्ट साइड मांडा कहाँ पे है, ये चेनाब रिवर के किनारे पर है मांडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हैं हड़प्पा की कुछ स्थल और ये हैं उनके फाइंडिंग्स, उनमें क्या खोज क्या मिला है वो आपको मिलान करना है।
तो पहला है आपका ए में क्या कह रहा है, तो ये राइट साइड में सबसे पहले राइट वाली सूची देखिए, सूची नंबर 2 कि वर्कमैन क्वार्टर कहाँ पे मिले हैं, डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है, डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली है और जुती हुई खेत कहाँ पर मिले हैं। तो ये जो डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड का सबको पता है, सिंपल सा है इसका एक आंसर, लोथल। ठीक है, तो एग्ज़ाम में लोथल ही हमसे पूछा जाता है। तो बी का हमारा क्या हो गया 2, डॉकयार्ड कहाँ पर मिला है, लोथल में। और फिर डांसिंग गर्ल के बारे में बहुत हम जानते हैं, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। डी का हो जाएगा 3। तो ये तो 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में और ये हमको अब याद भी हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वर्कमैन्स क्वार्टर की। कामगारों के जो रहने के कमरे हैं, वर्कमैन्स क्वार्टर हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ, हड़प्पा में। तो यहाँ पे ए का फिर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1। अब बच गया हमारे पास कालीबंगान, कालीबंगान से हमें मिला है जुते हुए खेत यानी कि फ्यूरोड लैंड। तो सी का हो जाएगा फिर 4। अब देख लीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 4, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिर हमारा राइट आंसर इसी हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक्सकेवेटर कि कौन कौन से ऐसे हिस्टोरियन हैं जो नाम दिए गए हैं आपको उनके, और उन्होंने कौन सी साइट एक्सकेवेट करी है, कौन सी साइट में उन्होंने खुदाई करी है, वो आपको बताना है। अब हम ये तो पढ़ते आ रहे हैं, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई और इसकी जो है खुदाई सबसे पहले किसने शुरू की, दयाराम साहनी ने। यह हमें आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ए का तो हमारा आंसर पक्का हो गया, ए का हो जाएगा हमारा 1। और एक मेरे को याद है लोथल, लोथल की जो खुदाई करी गई थी वो करी गई थी SR राव के द्वारा। तो सी का हो जाएगा आपका 4, सी का क्या हो जाएगा 4, ए का 1, सी का 4, ए की ऑप्शन मिलता है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए, एलिमिनेशन भी लगाना है, कई बार क्या होता है हमें 4 ऑप्शन नहीं पता तो एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से बी का क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो का RD बनर्जी, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं राखल दास बनर्जी। सी का हो जाएगा मैंने अभी बताया SR राव, और डी का फिर हो जाएगा कालीबंगान का अमलनंद घोष। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके अलावा जो आपकी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं ये उनके एक्सकवेटर हैं और साथ में साल भी दिया गया है कब उन्होंने खुदाई शुरू करी थी, और वर्तमान में ये जो स्थल जिसकी खुदाई हुई थी ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है वो भी आपको दिया गया है। चलिए मैं रिवाइज आपको एक बार करवा देता हूँ 1 बाय 1। जैसे हड़प्पा है, सबसे पहले मिला 1921 में खुदाई शुरू हुई, किसने करी, जो है दयाराम साहनी। प्रेजेंट डे कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने शुरू करी, RD बनर्जी ने। कब शुरू करी, 1922 में। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे। लोथल अभी मैंने आपको बताया SR राव ने कब शुरू करी थी, 1957 में। एक बात ध्यान रखिएगा, लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बोघावा नदी के किनारे। और ये क्वेश्चन बहुत बार SSC में पूछा जा चुका है, हड़प्पा और लोथल कौन सी नदी के किनारे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बार ये आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। फिर आता है बनवाली, बनवाली की शुरुआत खुदाई हुई थी 1973 में, और कौन थे एक्सकवेटर, RS बिस्ट। कहाँ पर है ये वर्तमान में, हिसार में। हिसार कहाँ है, हरियाणा। रोपड़, रोपड़ की खुदाई शुरू करी YD शर्मा ने। कब शुरू करी, 1955 में। वर्तमान में कहाँ पर है ये, सतलुज नदी के किनारे है, पंजाब में। रंगपुर, खुदाई किसने शुरू करी, MS वत्सा, 1931 में, मदर रिवर के किनारे, गुजरात में। आलमगीरपुर मैंने आपको बताया था ईस्टर्न मोस्ट साइड कहाँ पड़ती है, मेरठ में पड़ती है। कौन सी नदी के किनारे, हिंडौन नदी के किनारे। खुदाई शुरू हुई वर्ष 1958 में, किसके द्वारा, YD शर्मा एंड पंजाब यूनिवर्सिटी। कालीबंगान कहाँ पड़ता है जी, प्रेजेंट डे में पड़ता है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे पर था ये, घग्गर रिवर के किनारे पर था। खुदाई कब शुरू हुई, 1953 में। किसने शुरू की, अमलनाथ घोष ने। फिर आता है हमारा चहुंजूदड़ो, ये कहाँ पर है, ये है सिंध, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। खुदाई किसने शुरू की, NG मजूमदार ने। कब, 1931 में। धोलावीरा, धोलावीरा की खुदाई किसने शुरू की, RS बिस्ट ने। कब, 1990 में।
और अब कहाँ पर है ये? गुजरात में। और आपको पता भी होगा यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, धोलावीरा अब जो है वर्ल्ड यूनेस्को, जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट होती है यूनेस्को की, उसमें शामिल हो चुका है। चौथा प्रश्न है, ये कुछ कथन हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कौन से सही कौन से गलत आपको बताना है। पहला कथन क्या कहता है कि जो इंडस सभ्यता के लोग थे वो हस्तशिल्प और धातु विज्ञान की तकनीकों से भली भांति परिचित थे। पीपल वर फैमिलियर विद टेक्निक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड मेटलर्जी। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। यदि आपने पढ़ा होगा, फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत सारे नेकलेस, बहुत सारे ईयरिंग्स, बहुत सारे आभूषण जो हैं मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि हैंडीक्राफ्ट और मेटलर्जी का यूज़ करते थे ना भाई साहब। ब्रॉन्ज एज तो बोलते हैं ना इसको हम, ठीक है, ब्रॉन्ज, टिन, गोल्ड, ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता था इन लोगों के द्वारा, तो इसलिए ये मेटलर्जी और हैंडीक्राफ्ट के टेक्निक से भली भांति परिचित थे। पहला कथन हो गया सही। दूसरा, मेहारगढ़ साइट इज़ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली हड़प्पा कल्चर। देखिए, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन एक शुरू में ही देखने को मिल जाता है कि सबसे पहले कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के अवशेष माने जब एग्रीकल्चर शुरू हुई थी साउथ एशिया में, इसके प्रमाण हमें कौन से स्थान से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं मेहारगढ़ से। ठीक है, मेहारगढ़ जो है आपकी, ये एक नियोलिथिक साइट है। क्या है? एक नियोलिथिक साइट है मेरे भाई, इसको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। और ये अर्ली हड़प्पा कल्चर की एक फेमस साइट है मेहारगढ़। वर्तमान कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। तो अर्ली एग्रीकल्चर के जो हमें जो तथ्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो मेहारगढ़ से मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों कथन हमारे क्या हो गए? सही। बोथ 1 and 2 आर राइट आंसर। पांचवें प्रश्न पे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? फिर बताना है आपको। पहला क्या है जी? द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैमाबाद। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थलों में बात करें तो महाराष्ट्र के दैमाबाद का नाम आता है। ठीक है, यानी कि पहला कथन हो गया हमारा सही। फिर दूसरे की बात करें, धोलावीरा। जो धोलावीरा है गुजरात में, वो आपको बोल रहा है क्या? इन गुजरात इज़ नॉट अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी मैंने आपको बताया था, यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो धोलावीरा अब जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुका है। तो कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो इस हिसाब से यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल के आया जी? ओनली 1। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या निकल के आया फिर? ओनली 1। अब मेरे को बताइए, जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, लेवल कैसा लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? फिर से आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं। अब बात हो रही है सुक्ता गेंदोर जो है आपकी साइट, वो एक कोस्टल सेटलमेंट थी। ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा, जो मांडा है नॉर्थ मोस्ट साइट है, वो किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो झेलम रिवर के किनारे है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मांडा नॉर्थ मोस्ट साइट तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बट कौन सी नदी के किनारे है? वो है चिनाब नदी के किनारे। तो यहाँ पे लिखा है झेलम, तो ये तो यानी कि ऑप्शन 2 तो हमारा फिर हो गया गलत। कथन 2 तो हमारा क्या है? गलत। कथन 2 गलत है तो बी और सी तो हमारे फिर हो ही नहीं सकते आंसर। ठीक है, सही एक ही बचा, सुक्ता गेंदोर वॉज कोस्टल सेटलमेंट। और ये भी सही है कि सुक्ता गेंदोर आपकी क्या थी? कोस्टल सेटलमेंट थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ऑप्शन ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ओनली 1। यहाँ पे देख लीजिए जी, ये रहा आपका सुक्ता गेंदोर और ये रही आपकी सेटलमेंट, कोस्टल सेटलमेंट साइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट? अब फिर आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। जो मेहारगढ़ है वो एक नियोलिथिक साइट है। दूसरा, मेहारगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट विद एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया। मैं दोनों ही कथन आपको बता के हटा हूँ। ठीक है,
आपने आंसर भी इसका पता कर लिया होगा अभी तक। तो मेहरगढ़ आपकी एक नियोलिथिक नवपाषाण स्थल है, जो कि क्या है, सही है। दूसरा मैंने आपको बताया साउथ एशिया में सबसे पहले जो हमें कृषि एग्रीकल्चर के प्रमाण, अवशेष, एविडेंस कह लीजिए आप, जो मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, इसके अलावा जो डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल्स हो गया, हर्डिंग्स हो गई, ये कहाँ से मिलती है, फार्मिंग एंड हर्डिंग के जो हमें एविडेंस मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस हिसाब से हमारा राइट आंसर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है जी, कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। पहला क्या कहता है, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड पिग्स। जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया, इन जैसे पशुओं को क्या करते थे, पाला करते थे। ठीक है, इनके लिए पालतू जानवर थे, जो कि पहला कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही। दूसरा, मेटल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग दोज विद कॉपर, ब्रोंज एंड आयरन। ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट 2 को। आयरन के बारे में ये लोग तो जानते ही नहीं थे, ये लोग जानते नहीं थे आयरन के बारे में। तो अब मेटलर्जी में कैसे ये आयरन का यूज़ कर सकते हैं। कॉपर ठीक है, ब्रोंज ठीक है, टिन लिखा आ जाए, गोल्ड लिखा आ जाए, तो ये सारी मेटल तो यूज़ करते थे, बट आयरन दे वर नॉट फेमिलियर विद आयरन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ओनली ऑप्शन 1, ओनली 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पहला क्या कहता है कि बोथ स्टैचू जो एक मूर्ति जो आपकी मिली, किस किस की, पहली तो एक डांसिंग गर्ल की, ठीक है, और एक फिगर, एक मूर्ति ही कह लीजिए इसको भी आप, अ बियर्ड प्रीस्ट किंग। तो एक तो दाढ़ी वाले राजा की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, और एक जो है डांसिंग गर्ल की मूर्ति। ये दोनों ही मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से। पहला कथन ये है। दूसरा, मोहनजोदाड़ो द मॉडर्न नेम फॉर द साइट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज माउंड ऑफ डेड मैन इन सिंधी। जो मोहनजोदाड़ो है उसका सिंधी भाषा में मतलब निकल कर आता है माउंड ऑफ द डेड मैन, यानी कि मृत पुरुषों का टिला। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के बारे में हमसे पूछा है, और दोनों ही कथन यहाँ पे क्या है, सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ट्रू। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 4 कथन दिए गए हैं भाई। पहला क्या कह रहा है कि जो हड़प्पा कल्चर है वॉज फेमस फॉर इट्स डिस्टिंग्विश सिस्टम ऑफ टाउन एंड प्लानिंग। ये सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो अपने नगर नियोजन और अपनी जिस विशिष्ट प्रणाली के लिए वो विशिष्ट प्रणाली से अपने घर बनाते थे, ग्रिड पैटर्न में गलियां वगैरह होती थी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था ये सारा एडवांस सिस्टम था, मॉडर्न सिस्टम था उस ज़माने से कह लीजिए। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस है। तो पहला पॉइंट तो हमारा सही हो गया। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस फॉर मोहनजोदाड़ो सीम्स टू बी ग्रेट बाथ। देखिए, ये एक तरीके का ऐसा एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो इसी सिविलाइजेशन में मिला। एक ग्रेट बाथ आपने सुना होगा। ठीक है, इसको माना गया कि ये क्या था, एक महान स्नान घर था जो कहाँ मिला, मोहनजोदाड़ो में। तो इसलिए हमारा कथन 2 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कथन क्या कहता है कि जो ग्रेनरी थी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। लार्जेस्ट बिल्डिंग्स में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो अन्न भंडार की जगह थी वो बिल्डिंग जो मिली थी वो मोहनजोदाड़ो की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। तो ये कथन भी क्या है, हमारा सही है। तो कथन 3 भी हमारा सही हो गया। चौथा क्या कह रहा है, द यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स इन हड़प्पा सिटीज इज़ रिमार्केबल। भाई पकी हुई ईंटों के लिए तो जाना ही जाता है, पकी हुई ईंटों का यूज़ किया जाता था। एक टाइम पे ऐसा था कि जब अंग्रेज़ों ने पंजाब में रेलवे लाइन बिछानी शुरू की थी, जब लोगों को पता ही नहीं था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो खोज भी नहीं हुई थी। तो उस दौरान लोगों ने क्या किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह से जो ईंटें निकली थी ना उसको रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया था, वहाँ से उखाड़ के। ठीक है, तो एक तरीके से जो ओरिजिनल फॉर्म थी, एक प्योर फॉर्म थी साइट की, तो वो एक तरीके से नष्ट हो गई थी। तो बाद में जाके पता चला, खैर ये तो बाद में खुदाई हुई जब हमारा जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, बहुत सारे एक्सकावेटर को रखा गया फिर कनिंघम के द्वारा। तो ये तो चलो बाद की बातें हैं। तो बेक्ड ब्रिक्स तो एक
ये भी बहुत बड़ा फीचर था हड़प्पा साइट का, ठीक है। तो ये सारे ही कथन फिर क्या हो गए, सही हो गए ना। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 4, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषताएं क्या हैं बताइए। पहला है दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, उनके पास महान महल और मंदिर थे। देखिए मंदिर का तो कहीं कंसेप्ट, मंदिर के तो कहीं कुछ भी नहीं मिलता, कोई प्रमाण ही नहीं मिलते इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितनी भी खुदाई हुई है मिलता ही नहीं कुछ मंदिर के बारे में। और महल की बात कहाँ से आ गई, महल भी नहीं। तो ये क्या है, गलत। पहला पॉइंट तो हमारा वैसे ही पढ़ते ही गलत हो गया। दूसरा, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल देती। जो सील मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो सील मिली हैं उनसे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि प्रकृति की देवी दिखाई गई है, ठीक है, पशुपतिनाथ दिखाया गया है सील में। तो इससे हिस्टोरियन क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो मेल और फीमेल देती कि वो पूजा करते होंगे। तो कथन टू हमारा क्या हो जाएगा, सही हो गया। तीसरा, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। अब जब हॉर्स की बात इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती है तो बहुत सारे हिस्टोरियन के बीच में टकराव हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एविडेंस हमें इतने कुछ देखने को मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए ये क्या है, दुविधा में है कथन 3, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम गलत मानेंगे, क्योंकि बहुत सारी साइड पे तो प्रमाण मिलते ही नहीं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की हॉर्स के बारे में। और चैरियट्स की बात हो रही है, चैरियट्स भी नहीं है, कहीं हॉर्स चैरियट मेंशन ही नहीं है एक्सकवेशन में। तो कथन 3 हमारा गलत हो गया। अब कितने बचे हमारे पास, एक ही कथन बचा, ऑप्शन 2। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 12वां प्रश्न, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताइए भाई कौन सी सही है कौन सी नहीं। पहली क्या कहती है कि इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। कहने का मतलब ये है इनका कि ऐसा प्रतीत होता है, जितने भी एविडेंस हमारे हिस्टोरियन को मिले हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये एक धर्मनिरपेक्ष सिविलाइजेशन थी। हाँ, हम ये नहीं नकार सकते कि यहाँ पे जो धार्मिक तत्व मौजूद नहीं थे, धार्मिकता थी इन लोगों में, लेकिन वो इतनी भी नहीं थी कि वो उस पूरे रीजन को क्या करे, डोमिनेट करे, ठीक है। जैसे आज के फॉर्म में धर्म को लेके झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, इतनी कट्टरता है, इतनी नफ़रत है। तो एक तरीके से जो ये धार्मिक एलिमेंट थे डोमिनेट नहीं था उस समय। तो ये पहला कथन हमारा क्या है, सही है। दूसरा, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले कॉटन उगाने वाले कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। तो जब ऐसा कहा जाता है तो कथन 2 भी फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से तो सत्य हो जाएगा कि इस काल में भारत में कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता था। तो कथन 2 दूसरा हमारा ये कहता है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सत्य। इस हिसाब से दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सत्य। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर मैच करना है। फिर यहाँ पे जो हमारे प्राचीन स्थल हैं उनसे क्या खोज हुई है वो फिर आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। लोथल का तो मैंने आपको बताया कि डॉकयार्ड फेमस है, तो ए का हमारा 2 हो गया। कालीबंगान से मैंने आपको बताया जुता हुआ खेत मिला हमें, तो बी का हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। धोलावीरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक साइन बोर्ड, जैसे हम कहीं पे कोई चीज़, कोई दुकान होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, ओके, कहीं चौराहे पे आपको दिखता है साइन बोर्ड लगा देते हैं। तो इस तरीके से एक साइन बोर्ड मिला है जिसपे 10 साइन जो है हड़प्पा स्क्रिप्ट में लगे हुए हैं। तो ये साइन बोर्ड हमें मिला था धोलावीरा से, तो सी का हो जाएगा 4। अब चौथा है आपका बनवाली। बनवाली से हमें मिला है टेराकोटा से बना हुआ एक हल, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो। तो यहाँ पे देखिए ए का हो गया आपका क्या, 2, बी का हो गया आपका 1, सी का हो गया आपका 4 और डी का हो गया 3। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड नॉट रिप्रेजेंटेड इन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन स्कल्पचर। देखिए जब जितने भी हमने जो अनुमान लगाए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेके, जितनी भी हमें फाइंडिंग्स मिली हैं, चाहे वो आपके बर्तन हो गए,
चाहे वो आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है, और चाहे वो सील्स हो गए। और सील्स का जो मिली हैं हमें, मोहरें मिली हैं, उनका तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो सील से लेके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। और ख़ासकर से एक सील आपने सुनी होगी, पशुपति सील। इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। आपने सुना होगा इसके बारे में कि जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं उनके इर्द गिर्द जो है पशु बैठे हुए हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है हमसे कि उस सील में, खासकर पशुपति सील में, कौन सा पशु नहीं है, ठीक है। तो सील्स तो भाई इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा में। तो सील्स के बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पूछा गया कि जो सील्स होती थी, सील्स के ऊपर जो है अलग अलग जानवर को एनग्रेव कर दिया जाता था। अब इनमें से पूछा कि कौन सा जानवर जो है एनग्रेव नहीं किया गया है हड़प्पा सील्स के ऊपर। सीधा सीधा आंसर है गाय। हाथी मिलेगा, गैंडा मिलेगा, बाघ मिलेगा, गाय नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन ही हो जाएगा राइट आंसर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में कौन से कथन सही है आपको बताना है। पहला क्या कहता है, मोस्ट ऑफ स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। आप देखते हैं कि कोई अक्षर नहीं लिखे हुए हैं। यदि आप लिपि आप देखोगे, भाषा देखोगे हड़प्पा, कोई अक्षर नहीं लिखे हुए हैं, पिक्चर फॉर्म में जो है लिखा हुआ है, सारा पिक्चर इनग्रेव करी गई हैं ऊपर, ठीक है। तो पिक्टोग्राफी की नेचर है स्क्रिप्ट हड़प्पा की, जो पहला कथन हमारा ठीक है कि चित्रात्मक प्रकृति है अधिकांश लिपि। स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लिपि ज़्यादातर लिखी जाती थी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये गलत है। देखिए, लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। इस तरीके से राइट टू लेफ़्ट लिखी, एक लाइन ख़त्म, तो फिर लेफ़्ट टू राइट शुरू हो गई। अब यहाँ पे आगे ख़त्म हो गई तो फिर यहाँ से उल्टा शुरू हो गई। अब यहाँ लाइन ख़त्म हो गई तो इससे नीचे से शुरू हो गई। तो इस प्रकार की जो है स्क्रिप्ट हम लिखी जाती थी हड़प्पा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट तो नहीं, ये ऑप्शन 2 हमारा क्या है, गलत। स्क्रिप्ट्स आर येट टू बी डेसिफर। स्क्रिप्ट जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के हैं, बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा इसको डेसिफर करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई ख़ास सफलता या हाथ नहीं लगी है। तो स्क्रिप्ट जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टिल क्या है, उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो कथन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही। इस हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 1 and 3। ओनली 1 and 3 कौन से ऑप्शन में है, सी में। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 16वां प्रश्न, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पोर्ट्रेट डेवलपमेंट इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए, पहले ये जो बर्तन है हड़प्पा सिविलाइजेशन के, इनको ध्यान से देखिए, कितनी अच्छी फिनिशिंग है इनकी। कर्व देख लीजिए आप, ठीक है, बीच में से देख लीजिए, किनारों से कर्व देख लीजिए, कितनी अच्छी फिनिशिंग है। तो आप देखिए, जाहिर सी बात ये होगी कि इनको बनाने के लिए हाथ से, देखिए 2 तरीके से हम कह सकते हैं। एक तो हाथ से, जैसे हम जो बर्तन बनाता है कुम्हार, व्हील का यूज़ करता है ना बनाने के लिए। अब व्हील मान लिया आप यूज़ नहीं करोगे और हाथ से ही बर्तन बनाओगे, तो इतनी अच्छी फिनिशिंग आप नहीं दे सकते बर्तनों में। तो एक चीज़ से देख के ही साफ़ हो जाती है कि इनको बनाने के लिए व्हील का जो यूज़ किया होगा, ठीक है, कुम्हार जैसे व्हील का यूज़ करता है फिर उसके ऊपर बर्तन बनाता है। तो ये तो हमें पता चल गया, देखते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए, बैकग्राउंड क्या है, रेड कलर का है, और ऊपर क्या किया है, काले रंग से नक्काशी करी गई है, जियोमेट्रिकल फिगर बनाई गई हैं। कहीं पे आपको एनिमल्स की देखने को फिगर मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे देखिए जियोमेट्रिकल फिगर साफ हमें दिखाई देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से डिज़ाइन बहुत, जो आप और भी पिक्चर्स देखोगे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि बोथ प्लेन एंड पेंटेड पोर्ट्री वॉज डेवलप इन हड़प्पा सिटी। सही बात है, प्लेन पोर्ट्री भी मिलती हैं, जरूरी नहीं सभी पर डिज़ाइन। प्लेन पोर्ट्री भी मिली है और हमें क्या मिली है, पेंटेड पोर्ट्री भी मिली है, ये वाली। पहला कथन सही। दूसरा, मोस्ट ऑफ पोर्ट्री दैट हैव बीन फाउंड आर बीइंग हैंडमेड। हाथ से बनाई गई। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार व्हील का यूज़ करके हम इतनी अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं ना, अगर हाथ से हम ऐसे बनाएंगे, हालांकि व्हील का यूज़ करके तो हाथ से ही तो बनाते हैं, लेकिन फिनिशिंग जो ऐसी आती है वो व्हील की वजह से आती है, वो मोशन में होता है कंटिन्यू। यदि आप हाथ से कोई चीज़ ऐसे बनाने पाओगे तो इतने डेलिकेट फिनिशिंग कैसे दे पाओगे। तो दूसरा कथन हमारा क्या है, गलत है। अधिकांश जो थी पोट्री वो उसमें व्हील का यूज़ किया जाता था बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर हिसाब से, ओनली 1।
विच ऑफ फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन मेलुहा एज इंडस रीजन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सिंधु क्षेत्र के रूप में मेलुहा का उल्लेख किया गया है। देखिए इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन। क्यूनिफॉर्म क्या होता है, देखिए जो एंशियंट मिडिल ईस्ट की जो सिविलाइजेशन थी, इराक हो गया, ईरान हो गया, बहरीन हो गया, मेसोपोटामिया ये वगैरह, तो उधर जो एंशियंट फॉर्म में भाषा लिखी जाती थी, पत्थरों के ऊपर एनग्रेव करी जाती थी, ठीक है, वो जो लिपि उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। तो जो क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन एक मिला है उसमें क्या कहा गया है, उसमें हड़प्पा क्षेत्र जो हड़प्पा रीजन है, ठीक है, उसके साथ ट्रेड की बात करी गई है इस इंस्क्रिप्शन में। और इस इंस्क्रिप्शन में अंडस वैली के क्षेत्र को क्या कहा गया है, मेलुहा कहा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो एंशियंट जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको इस इंस्क्रिप्शन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी यदि आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे एंशियंट। अरेंज द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस पर ये जरूरी नहीं आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछे, आपसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक जस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। रोपड़, कालीबंगान, धोलावीरा, मांडा। आप जानते हैं मैंने आपको बताया नॉर्थ मोस्ट साइट आपकी क्या है, मांडा। तो नॉर्थ में तो पहले क्या आएगा, ऑप्शन 4 आएगा, मांडा। रोपड़ आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे पंजाब है, तो रोपड़ पंजाब में है, तो फिर 1 आ गया। फिर और नीचे आएंगे क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, तो फिर ऑप्शन 2 आ गया। फिर इसके बाद क्या पड़ता है, धोलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो फिर आ जाएगा आपका 3। 4 1 2 3 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भाई कैसे ये क्वेश्चन लगे, सबसे पहले तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए। लेवल क्वेश्चनों का आपका कैसा लगा है मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। क्या हम सीरीज़ें कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखनी है तो आपको सपोर्ट करना होगा, बिना सपोर्ट के हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप जानते हैं कितना समय लगता है क्वेश्चन इकट्ठा करने में, फिर इनको ट्रांसलेट करने में इंग्लिश से हिंदी में। हालांकि मैं गूगल का ही यूज़ करता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि गूगल क्या होता है आपकी अच्छी सही सटीक ट्रांसलेशन नहीं करता। कई बार आपको फिर जो है चीज़ें खुद से भी लिखनी पड़ती हैं टाइप करके हिंदी में, ठीक है। तो सपोर्ट करिए भाई, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।